हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम विजिट आईएएस का पीटी 365 यहाँ पर आपको कवर करवा रहे हैं। हमने आर्ट एंड कल्चर का पीडीएफ ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। उसके 6 पार्ट में हमने वीडियोज़ किए हैं। आर्ट एंड कल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार उसको जाकर देख लीजिए। इन्वायरमेंट हमने स्टार्ट किया, जिसके 2 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम पार्ट 3 करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करते रहिए, ठीक है। तो चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, आज हम पॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले। 2 मॉड्यूल्स इसके हो गए हैं, 3rd मॉड्यूल में हम पहुंचते हैं पॉल्यूशन के बारे में। बेसिकली सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, एयर पॉल्यूशन के बारे में आपको जानकारी दी गई है। बेसिकली कुछ एमिशन नॉर्म्स हैं कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स के लिए, उसके बारे में आया है। तो यहाँ पर 77 कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूनिट्स हैं, वो इंस्टॉल्ड की गई हैं। फ्लू गैस डेसल्फ्यूराइजेशन FGD, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और सर्कुलेटिंग फ्लोराइज बेस्ड कंबशन, ये 2 टर्म्स आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इन 2 टर्म्स के साथ ही कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूनिट्स लगाई गई। कितनी लगाई गई है? 77 लगाई गई हैं। फर्स्ट है हमारे पास फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन FGD। देन हमारे पास है एक सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कम्बशन CBFC, ठीक है, विच इज लेस देन 8% ऑफ अ टोटल। ये अभी भी हमारे पास क्या है, कम है, 8% कम है जितनी हमारी कैपेसिटी होना चाहिए उससे। अब यहाँ पे नॉर्म्स क्या आए हैं वो हम पढ़ लेते हैं। तो एनवायरमेंटल एमिशन स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग SO2 NOx एंड मर्क्यूरी एमिशन फ्रॉम कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। बेसिकली हमको कंट्रोल कौन कौन से एमिशन करना है? SO2 का, NOx का और मर्क्यूरी का, इनको हमको कम करना है। ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था इन द ईयर ऑफ 2015, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये टाइमलाइन एक्सटेंड की गई है फॉर मेजॉरिटी ऑफ कोल बेस्ड पावर प्लांट्स इन इंडिया 2021 एंड 2022 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली 3 कैटेगरीज के नॉर्म्स दिए गए हैं अलग अलग एरिया वाइज। कैटेगरी ए में जो है वो विद इन 10 किलोमीटर रेडियस ऑफ दिल्ली NCR वाले रीजन है। पॉपुलेशन मोर देन 10 lakhs की है। तो यहाँ पर अलग टाइमलाइन दी है, मतलब दिसंबर 31 2022 से लेकर दिसंबर 31 2024 तक, ठीक है। तो ऐसे कैटेगरी बी है आपके पास, जो कि हमारे 10 किलोमीटर रेडियस ऑफ क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरियाज में आता है। कैटेगरी सी में है ऑल अदर पावर प्लांट्स। तो ये 3 कैटेगरीज हैं, ये बस पता होना चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं है। अब अगर हम यहाँ पर बेनिफिशिएटेड कोल्स की बात करते हैं तो उसका यूज़ क्या होता है? टू मिनिमाइज द फ्लाई ऐश जनरेशन। जैसे कि आपको पता है कि आपको फ्लाई ऐश है, उसके कारण सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन देखने के लिए मिलता है दिल्ली NCR वाले रीजन में। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि जो फ्लाई ऐश का जो भी हमारे पास जनरेशन हो रहा है उसको हमको क्या करना है? मिनिमाइज करने का यहाँ पर काम करना है, ठीक है। सॉरी, उसके बाद कोल बेनिफिशिएशन की बात कर रहे हैं। ये प्रोसेस है थ्रू विच combustion attributes of the coal is enhanced by separating the inorganic impurities from a raw coal। तो raw coal से हमको inorganic impurities को क्या करना है? हटाना है। उसको हम यहाँ पर combustion के थ्रू हटाना है। इसको हम coal beneficiation कहते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर भी आपको 2 तरह की चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पर हमने पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज डिफरेंट स्टेजेस पर अलग अलग यूज़ करते हैं। अगर हम प्री कम्बशन की बात करेंगे तो हम कोल वॉशिंग एंड ब्लेंडिंग यूज़ कर रहे हैं, ये देखिए। उसके बाद हम इन कम्बशन की तरफ अगर जब मूव करते हैं तो लो NOx बर्नर और ओवर फायर एयर इन बॉयलर NOx यूज़ कर रहे हैं। लाइमस्टोन इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं फर्नेस में। NBFCs बॉयलर यूज़ कर रहे हैं जो लो ग्रेड के और हाई मॉइस्चर इग्नाइट करते हैं। अगर हम पोस्ट कम्बशन की बात करेंगे तो हम SOx एमिशन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। देन उसके बाद NOx एमिशन यूज़ कर रहे हैं। कैटलिस्ट यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। बेसिकली पार्टिकुलेट मैटर PM एमिशन के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है, जिसमें हम फैब्रिक फिल्टर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो कमीशन है NCR का एंड एडजॉइनिंग एरियाज का, आसपास के एरियाज का, उन्होंने यहाँ पर एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए एक नई चीज़ का रिवाइज किया हुआ है। बेसिकली ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान इसको बोला गया है। ये एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है जो दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल को कहने चाहिए कम करने के लिए, यहाँ पर सही से या सही करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए ऑर्डर दिया था 2016 में, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फर्स्ट नोटिफाइड है अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इन 2017। जब 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो 2017 में हमने इसको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत शामिल कर लिया है।
बेसिकली हमको यहाँ पर एनवायरमेंट पॉल्यूशन को प्रिवेंशन एंड कंट्रोल करने का काम करना है। 2021 से ये एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बन गई है, किसके अंतर्गत? CAQM के अंतर्गत। CAQM क्या है हमारे पास? वही है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR एंड एडजॉइनिंग एरियाज, ठीक है ना, इसके अंतर्गत इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बन गई है। 2022 में ये AQI पे ज़्यादा काम करने लगे हैं, और इसका जो ओल्ड वर्जन था वो कंसंट्रेटेड PM 2.5 पर बेस्ड था और PM 10 पर बेस्ड था, है ना, वही पार्टिकुलेट मैटर जो आते हैं हमने जिनके बारे में पढ़ा है। इसको भी हम 4 डिफरेंट स्टेजेस पे क्लासिफाई करते हैं एडवर्स एयर क्वालिटी इन दिल्ली पर। अब यहाँ पर जो ये कमीशन बनाया गया है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आपको पता होना चाहिए किसके अंतर्गत बनाया गया है? नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरिया एक्ट 2021 के अंतर्गत बनाया गया है। इसका प्राइमरी गोल वही है कि इन्हांस करना कोऑर्डिनेशन, कंडक्ट रिसर्च इशू रिलेटेड टू एयर क्वालिटी। ये सारे कौन कौन से एरियाज में? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। स्टैट्यूटरी बॉडी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। कौन कौन से 8 पॉल्यूटेंट्स की बात करी गई ये पता होना चाहिए। हमने PM 10 की बात करी, PM 2.5 की बात करी, NO2 की बात करी, ओजोन, SO2, CONH3 और लेड की बात करी है। ये चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव रेगुलेशंस ऑन फायर क्रैकर्स। अभी बहुत ज्यादा पटाखे फोड़े गए उसके लिए आया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है अप्लाई द रेगुलेशंस ऑन द फायर क्रैकर्स और ऑल द स्टेट, सब सारी जगह किया है 2021 में। इसके लिए डायरेक्शन दिए गए थे कि यूज करना अगेंस्ट द यूज ऑफ अ बेरियम एंड बैंड केमिकल्स इन फायर क्रैकर्स। बेरियम का यूज नहीं करना है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर ग्रीन क्रैकर्स का कंसेप्ट भी आया है जो कि परमिसेबल है अगर कोर्ट के डायरेक्शन के अंतर्गत उसको आप लेते हैं तो, ठीक है। इसमें क्या होता है, ग्रीन क्रैकर्स क्या होते हैं, इनमें कुछ हैजार्डियस एलिमेंट्स नहीं होता लाइक बैरियम नाइट्रेट, ये इसमें नहीं होता है। इसका 30% रिडक्शन होता है पार्टिकुलेट मैटर में यूजिंग पोटेशियम नाइट्रेट एंड ऑक्साइड, इसके तरह यूज कर सकते हैं। और इस पे काम कौन कर रहा है? नीरी इस पर काम कर रहा है। नीरी क्या है आपको पता है? नेशनल एनवायरमेंटल एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका कि मुख्यालय नागपुर में, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। देन उसके बाद स्वास करके सेफ वाटर रिलीजर भी यहाँ पर यूज किए गए हैं। स्टार करके सेफ थर्मल क्रैकर्स यूज किए गए हैं। सफल मिनिमम यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम एंड यूज ऑफ अ मैग्नीशियम। और नीरी जो कि नागपुर में वो मैंडेट कर रही है इन सारी चीजों के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखेंगे। स्टार में भी क्या है? इट डज नॉट कंप्राइज पोटेशियम नाइट्रेट एंड सल्फाइड एविड रिडक्शन पार्टिकुलेट मैटर डिस्पोजल एंड रिडक्शन साउंड इंटेंसली, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव रिवाइज्ड क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट गाइडलाइन। अब यहाँ पर ये किसने जारी की है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इसको जारी करता है। क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट गाइडलाइन की क्रॉप कटने के बाद जो भी रेसिड्यू बच जाता है उसका हमको निर्धारण कैसे करना है वो वाली बात करी गई है बेसिकली। तो यहाँ पर XC2 मैनेजमेंट के अंतर्गत पैडी स्ट्रॉ जनरेट होती है जो कि पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली में, उसके कारण उसकी स्टबल बर्निंग करते हैं, जिसके कारण आपको पता है वहां पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है दिल्ली में, है ना, ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो पैडी स्ट्रॉ सप्लाई चेन प्रोजेक्ट के अंतर्गत यहाँ पर बेनिफिशियरी और एग्रीगेटर जो है उसको हम एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि आपको कैसे कैसे काम करना है। बेसिकली जो गवर्नमेंट है जॉइंटली बाय स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे एट द रेट 65% ऑफ अ प्रोजेक्ट कॉस्ट के। यहाँ पर 25% जो होगा वो इंडस्ट्री विल कॉन्ट्रीब्यूट 25% एंड फार्मर एंड रूरल एंटरप्रेन्योर्स कॉन्ट्रीब्यूट कितना करेंगे? 10% करेंगे। तो 65 गवर्नमेंट कर रही है, इंडस्ट्री 25 कर रही है और 10% जो है वो फार्मर यहाँ पर करने वाला है, ठीक है। ये किसके अंतर्गत है? प्रोजेक्ट सैंक्शनिंग कमेटी जो है वो यहाँ पर अप्रूव करेगी कि स्टेट गवर्नमेंट को के प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करने का काम ये करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर क्लाउड सीडिंग पढ़ लेते हैं। आपको पता है क्लाउड सीडिंग बहुत ज्यादा चर्चा में था। यहाँ पर क्या होता है, रिसर्चर्स डिस्कस कर रहे हैं कि क्लाउड सीडिंग से हम दिल्ली के पॉल्यूशन को कैसे टैकल कर सकते हैं। बेसिकली क्लाउड सीडिंग होती क्या है? एक वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक होती है टू इनहांस द प्रेसिपिटेशन बाय डिस्पर्सिंग सब्सटेंसेस इनटू द एयर दैट हेल्प टू सैचुरेट द क्लाउड। बेसिकली क्लाउड में ही हम कुछ इस तरह की चीजें इंसर्ट कर देते हैं ताकि जब बारिश हो तो वो चीजों के कारण जो भी पॉल्यूशन है वो क्या होने लगे? कम होने लगे, ठीक है। यहाँ पर केमिकल्स कौन से यूज कर रहे हैं? सॉल्ट यूज कर रहे हैं, सच एज सिल्वर आयोडाइड यहाँ पे यूज करेंगे, इसका नाम याद रखना है। पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड एंड ड्राई आइस यहाँ पे यूज की जाती है। ड्राई आइस को हम बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर क्लाउड्स नीड टू बी डीप इनफ, बहुत गहरे होनी चाहिए और उनका एक सूटेबल टेम्परेचर होना चाहिए। बेसिकली 10 से -10 टू -12 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और क्लाउड को कवर करने चाहिए एटलीस्ट 50% ऑफ द टारगेट एरिया, तब हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुछ
ह्यूमिडिटी इज लेस देन 75% होने चाहिए। ये चीजें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फिर आता है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, ये आपने पढ़ा ही हुआ है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 क्लीन एयर सर्वे किया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ वही एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज करता अंडर इंडिया नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत किया जाता है। ये कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव है वही कि कितनी क्वालिटी ऑफ सिटीज में एयर क्वालिटी कितना इंप्रूव हुआ है रीजनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, यही सारी चीजें यहाँ पर आइडेंटिफाई की जाती हैं। ठीक है, कितनी सिटीज इसके अंतर्गत कवर होती है, तो 131 सिटीज जो होती है वो इसके अंतर्गत कवर होती हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और इन सिटीज को हम 3 अलग अलग ग्रुप्स में यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, जैसे कि टॉप 3 सिटीज हर एक कैटेगरी से हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं, उनको कैश प्राइज और ट्रॉफीज दी जाती है ताकि वो अच्छा काम करते रहें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर पॉल्यूशन एंड कंजर्वेशन के लिए। ग्राउंड वाटर इन इंडिया, आपको पता है अभी वैसे भी गर्मियों का टाइम है तो ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा कम होने लगता है। तो जल शक्ति जो है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, उसने रिलीज किया एक डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2023। अब इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है कि इट कैरीड जॉइंटली बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड एंड स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। ये हम 1980 से इस तरह की काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम कुछ अचीव नहीं कर पाए, मैं बोलूंगी। और 2022 में हम फिर से इसको एनुअली कैरी करने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ग्राउंड वाटर का सिनारियो क्या है इंडिया में, तो वो पता होना चाहिए कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूजर ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सीडिंग द यूज ऑफ अ यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना कंबाइंड। मतलब कि इंडिया जो है सबसे बड़ा यूजर है ग्राउंड वाटर का। हम अगर यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना को कंबाइन कर दे तो भी वो इतना नहीं कर पाते जितना अकेला इंडिया कर लेता है। ठीक है, यहाँ पर वाटर लेवल मोर देन 60% ऑफ द वेल मॉनिटर्ड बाय, इनके द्वारा मॉनिटर किया जाएगा एक डिकेड के लिए। ये सारी चीजें ज्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा पता होना चाहिए ग्राउंड वाटर सिनारियो कैसा चल रहा है। ठीक है, इसके लिए एक इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 भी पब्लिश की गई यूनाइटेड स्टेट नेशंस के द्वारा, जिसमें बताया गया है कि ह्यूमन जो सिक्योरिटी है वो कुछ एरियाज में, जैसे कि इंडो गैंगेटिक बेसिन वगैरह, वहां पर ग्राउंड वाटर एकदम से नीचे जा रहा है। ठीक है, तो हमको ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करना है 2025 तक। अब देख लीजिए 2024 चल रहा है, आप लोग खुद इतने वो हैं, आपको पता होगा कि हो पाएगा कि नहीं। ठीक है, देन वी हैव अ वाटर ट्रेडिंग। वाटर ट्रेडिंग क्या होती है, यहाँ पर नीति आयोग ने रिलीज किया एक डॉक्यूमेंट जिसमें कि हम वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। रीयूज करना है हमको ट्रीटेड वेस्ट वाटर को, बेसिकली ये याद रखना है, रीयूज करना है ट्रीटेड वेस्ट वाटर को। अब वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म काम कैसे करेगा कि एक कमोडिटी की तरह हम यहाँ पर वाटर को कंसीडर करेंगे, रादर देन अ पब्लिक गुड, एक कमोडिटी की तरह करेंगे कि इस कमोडिटी को हम बेच खरीद सकते हैं। ट्रेडेड अमंग द, मतलब जितनी नीड है आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड पार्टी इसको सेल करने का और बाय करने का काम कर सकती है। वाटर रीयूज सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा ट्रेडेबल परमिट्स के लिए, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और ये ओपन मार्केट में इसका सेलिंग और बाइंग हो सकता है। ठीक, अब इसके लिए प्लेटफॉर्म जो भी बनेगा वो आपको बता दिया जाएगा। इसी के साथ वाटर से रिलेटेड कुछ न्यूज़ेस चर्चा में, जैसे कि नेशनल वाटर अवार्ड दिया गया है, फोर्थ नेशनल वाटर अवार्ड 2022 दिया गया है। इसमें विनर कौन था, मध्य प्रदेश बेस्ट स्टेट, और गंजम इन उड़ीसा बेस्ट डिस्ट्रिक्ट था। नेशनल वाटर अवार्ड 2018 से चालू किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स एंड रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन देता है। सेकेंड एंड थर्ड एडिशन 2019 और 2022 में हुआ था, और 2021 में कोई भी अवार्ड नहीं दिया गया ड्यू टू द कोविड पैंडेमिक। ठीक है, फिर वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड, एक हाई लेवल कमिटी होती है जो रिजुविनेट कर रही है यमुना को, इम्प्रूवमेंट इन द वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ यमुना। यहाँ पर बेसिकली बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, उसके बारे में बात की गई है। और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन नीडेड बाय द एरोबेटिक, मतलब जो भी ऑर्गेनिजम्स पानी के अंदर रहते हैं उनको कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो। अगर बीओडी हायर है तो वहां पर लो डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा और हाई पॉल्यूशन होगा, तो बहुत ज्यादा डीओबी नहीं होना चाहिए, नहीं तो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, और अगर हम सीओडी की बात करते हैं, अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मटेरियल वाया ऑक्सीडेशन, अगर वैल्यू ऑफ सीओडी इज ऑलवेज ग्रेटर देन बीओडी होना चाहिए। हायर द वैल्यू ऑफ सीओडी इंडिकेट पॉल्यूशन। ठीक, फिर उसके बाद सेंट्रल वाटर कमीशन बनाया गया है जो कि 2023 में अकॉर्डिंग टू इट्स रिपोर्ट 2023, यहाँ पर रिजर्वॉयर्स ऑफ इंडिया सदर्न स्टेट्स आर लो, जो भी सदर्न स्टेट्स में वहां पर रिजर्वॉयर्स बहुत कम हो गए उसके बारे में, जैसे कि आपको अभी पता है कि बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है बैंगलोर साइड में,
तो वही यहाँ पर बात करी गई। उसके बाद एक जल दिवाली, वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन कैंपेन, ये ध्यान रखना है आपको। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसको लॉन्च किया है। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत के तहत और नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत बेसिकली इसका फेज 1 है जो कि चल रहा है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, जिसमें छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना को छोड़ दिया गया है। यहाँ पर इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन वाटर गवर्नमेंट की बात करी, वही है महिलाएं आपको पानी भरती हुई ज़्यादा नजर आती है तो उनका डेवलपमेंट करेंगे तो वाटर का भी बात हो जाएगी, ऐसा करके उनका लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी है प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक पॉल्यूशन में प्लास्टिक ओवरशूट डे सेलिब्रेट किया गया है 2023 का। ये स्विस बेस्ड रिसर्च कंसल्टेंसी होती है जो इस पर रिपोर्ट जारी करती है। अबाउट प्लास्टिक ओवरशूट डे की अगर मैं बात करूंगी तो it refers to a day when the amount of a plastic waste surpasses the capacity of a waste management system of a effective management। मतलब जितना हम मैनेजमेंट कर सकते हैं उससे ऊपर का अगर प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो जाएगा तो दैट इज नोन एज प्लास्टिक ओवरशूटिंग, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर ऑन जुलाई 28, 2023 अर्थ सॉइट्स फर्स्ट प्लास्टिक ओवरशूट डे, बिल्कुल ध्यान रखना है भाई कब हो गया है, 28 जुलाई को हमने पहुंच गए हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा हमारे लिए चर्चा का विषय है और कहीं ना कहीं एक हमको सोचने गंभीरता का विषय है कि इस तरह से हमको प्लास्टिक का पॉल्यूशन कम कैसे करना है। इंडिया 12 कंट्रीज में शामिल है जो कि रिस्पॉन्सिबल है 52% ऑफ द वर्ल्ड मिसमैच्ड प्लास्टिक वेस्ट। आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, प्लास्टिक स्पॉन्जेस, वेस्ट स्पॉन्जेस सबसे ज्यादा आपके यहाँ कंज्यूम किए जाते हैं। आप लोग अपने घरों में देखिएगा प्लास्टिक के जो वो स्पॉन्जेस बनाए जाते हैं वो कितने ज्यादा निकलते हैं। और अभी शायद अगर आप लोगों ने एक रीसेंट रिपोर्ट देखी होगी तो उसमें बताया गया है जो कि हम लोग आप लोग घर में कुछ भी प्रोडक्ट लेके आते हैं वो प्लास्टिक की थैली में जो भी रहते हैं, जैसे कि हम मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करें, डेयरी प्रोडक्ट्स की, तो हम लास्ट से उसका एक छोटा सा कोना कट कर देते हैं। वो जो कट करने वाला कोना है वो खुद अपने आप में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है, इतना ज़्यादा प्लास्टिक हो जाता है जिसके कारण बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। नेक्स्ट वी हैव जीरो ड्राफ्ट ऑफ ग्लोबल ट्रीटी टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। यूएनईपी यहाँ पर इंटर गवर्नमेंट नेगोशिएशन कमिटी है जिसने रिलीज किया जीरो ड्राफ्ट ऑफ इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन। जीरो ड्राफ्ट क्या है, बेसिकली ग्लोबल बैन है ऑन द हाईएस्ट रिस्क प्लास्टिक पे हमको बैन लगाना है। शॉर्ट लिव प्लास्टिक 2 उस पर भी हमको बैन लगाना है, बस प्लास्टिक के बारे में यहाँ पर बात की गई है। आईएनसी यूएनईपी के अंतर्गत काम करता है, ये पता होना चाहिए। और जून 2023 में पेरिस में इसका एक कहना चाहिए एक समिट टाइप का हुआ है जहां पर अब नेक्स्ट सेशन इसका कीनिया नैरोबी में 2023 नवंबर में हुआ होगा, जहां पर एक ग्लोबल ट्रीटी की जा रही है प्लास्टिक पॉल्यूशन के लिए। ठीक, अब यूएनसीसीडी डेटा डैशबोर्ड आ गया है लैंड डिग्रेडेशन के लिए। लैंड डिग्रेडेशन यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन, फर्स्ट एवर डेटा डैशबोर्ड कंपाइलिंग फिगर ऑफ 126 कंट्रीज इन्होंने लॉन्च कर दिया है। फाइंडिंग्स क्या है, 15 से 19 के बीच में एटलीस्ट 100 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लैंड डिग्रेड हो गया है हर साल। इंडिया में अकेला 9.45% एरिया डिग्रेड हो गया है। 2016 से 19 के बीच में 50.49% ग्लोबल रिपोर्ट लैंड एरिया जो आया है वो 36.8% इंडिया का लैंड एरिया अफेक्ट हुआ है ड्राउट से। बहुत चर्चा का विषय है, बहुत गंभीरता का विषय, सोचने की आवश्यकता है। अबाउट यूएन नेशन कन्वेंशंस टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ पता है आपको, 1994 में। 197 पार्टीज इसमें कन्वेंशन में शामिल है। नोडल एजेंसी इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर ग्लोबल ड्राउट स्नैपशॉट रिपोर्ट रिलीज करता है COP 28 में, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है ना। नेक्स्ट वी हैव सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स देखने के लिए मिले हैं। बेसिकली दे गाइड टू मिटिगेट एन एडेप्टेशन पॉलिसी एंड रिस्क मैनेजमेंट मेजर इन एग्रीकल्चर विच इज रिलीज बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। डस्ट कितना उड़ता है उसके बारे में है, सैंड एंड डस्ट के बारे में। इसके कारण कभी कभी आपको टर्बुलेंट विंड भी देखने के लिए मिलती है, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड देखने के लिए मिलती है। ये ग्लोबल डस्ट का 75% कंटेन करता है, 25% एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज से जनरेट करता है। ठीक है ना। तो ये हमारे SDG गोल्स में भी शामिल है, तो इसको थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए। अब यहाँ पे इनिशिएटिव ग्लोबल लेवल पे क्या लिए गए हैं, UNCCD के द्वारा एक 1994 में ये आया गया। देन उसके बाद यूनाइटेड नेशन कोएलिशन ऑन कॉम्बेटिंग SDGs लॉन्च इन COP 14 ऑफ UNCCD 2019 में जो हुआ। सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म प्रोजेक्ट बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पता होना चाहिए। इंडिया ने क्या लिया है, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट लिया हुआ है जो क्रिएट बफर एरिया अराउंड अरावली हिल रेंजेस एंड नेशनल मिशन ऑफ अ ग्रीन इंडिया
अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत किया गया है। इनिशिएटिव्स ध्यान रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ चर्चा में थी। ग्राउंड लेवल ओजोन O3 की बात करेंगे। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ग्राउंड लेवल O3 हैज स्टार्टेड टू इमर्ज एज अ दिल्लीज लीड पॉल्यूटेंट हो गया है अभी ये दिल्ली का, ध्यान रखना है। ओजोन फॉर्म्ड इन द ट्रोपोस्फियर एंड ऑल्सो कॉल्ड द बैड ओजोन भी बोलते हैं इसको। ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट था, अब ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। अर्थ अवार्ड के चैंपियन UNEP के द्वारा दिए जाते हैं ये अवार्ड्स एनुअली दिए जाते हैं। इंसेप्शन इन 2005 में नहीं दिया गया था, ये ध्यान रखना है। हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर का अवार्ड कहलाता है ये। पॉलिसी लीडरशिप कैटेगरी में मेयर जैसिफा बेलमोर को दिया गया है, जो कि कहाँ की है, फिलीपींस की। उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया है। इंस्पिरेशन एंड एक्शन कैटेगरी में एलन मैकार्थर फाउंडेशन को दिया गया, जो यूनाइटेड किंगडम्स की है। ये कुछ चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, 4 कैटेगरीज में ये दिए जाते हैं अवार्ड्स। फिर उसके बाद इथाइलिन ऑक्साइड के बारे में मैंने शायद आप लोगों को, हमने एक वीडियो भी किया है। इथाइलिन ऑक्साइड आपको MDH के मसालों में देखने के लिए मिल रहा है, ये हमने पढ़ा हुआ है। पेस्टिसाइड रेसिड्यू के लिए यूज किया जाता है, स्वेट ऑर्डर के लिए यूज किया जाता है। कलरलेस गैस होती है, बहुत हानिकारक होती है, कैंसर कॉजिंग एजेंट है, ध्यान रखेंगे। एंडोसल्फान नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इशू किया है नोटिस यूनियन गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका एंड केरला टू डंपिंग एंडोसल्फान इन हिली एरियाज ऑफ मिंचिपादवु इन कारासोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। ये बेसिकली क्या होता है, ऑर्गेनोक्लोराइन पेस्टिसाइड्स होते हैं जो कि अलग अलग इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। रॉटरडम कन्वेंशन के अलग अंतर्गत शामिल होता है, स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंतर्गत शामिल होता है। फिर यहाँ पर पेट्रोलियम कोक एंड पैट कोक की बात करी गई है, उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएंगे। कार्बन रिच सॉलिड मटेरियल होता है जो कि फाइनल क्रैकिंग प्रोसेस में जनरेट होता है। फिर पॉलीथीन टेट्राफिलेट डिग्रेडेड एंजाइम PET46 की बात करी, डीप सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ग्रीन पैसिफिक गार्बेज पैच आप लोगों की बात की है। इनविजिबल ई वेस्ट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है ना। देन उसके बाद जो हमारे वैप्स होते हैं, LED एक्सेसरीज, USB केबल्स, ये सारी इसमें आ जाती है। वन स्टॉप सेंटर फॉर अ जीरो वेस्ट की बात करी गई है। माई लाइफ माई क्लीन सिटी लाइफ करके मैंने आप लोगों को इसके पहले भी पढ़ाया हुआ है, उस कैंपेन को एक बार पढ़ लीजिएगा। देन उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ अ जीरो वेस्ट, ये एक दिन से क्या होता है, अब मुझे ये नहीं समझ में आता, बट फिर भी मनाया गया है 30 मार्च को, तो ध्यान रखना है, ठीक है। अब इंटरनेशनल कन्वेंशन ट्रीटी माना माता कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट मर्क्यूरी के लिए, इसकी 5th मीटिंग कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, COP 5 कहाँ पर, जेनेवा में आयोजित की गई, ये पता होना चाहिए, ठीक है। आपको पता है मीना माता की अगर मैं बात करूंगी तो ये 2013 में अडॉप्ट किया गया है जेनेवा में, और फोर्स में आया 2017 में। और मर्क्यूरी पॉइजनिंग के कारण कितनी दिक्कतें आ रही है उसके बारे में बात की गई है। 144 पाइट्रीज और 128 सिग्नेटरीज उसकी हो गई है। इंडिया ने इसको 2018 में रेटिफाई कर लिया है और बोला है कि हम मर्क्यूरी को कब तक कॉम्बेट कर लेंगे, 2025 तक, ठीक है। इसी के बारे में यहाँ पे डिटेल दी है, आप लोग एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर UN ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स के बारे में बताया गया है, ये बॉन जर्मनी में फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया था। 28 टारगेट्स इसमें रखे गए हैं ताकि केमिकल और वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से कर सकें। हैजार्डियस पेस्टिसाइड्स और एग्रीकल्चर में हमको फेज आउट करना है 2025 तक, और हमको रिड्यूस करना है केमिकल पॉल्यूशन 2023 तक। देन उसके बाद इसके बारे में थोड़ी सी आपको डिटेल है। बेजल कन्वेंशन आया था 1989 में, जिसमें यहाँ पर हैजार्डियस केमिकल्स की बात की। फिर रॉटरडम कन्वेंशन 1998 में आया था। देन उसके बाद स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 में आया था। फिर उसके बाद वैगे कन्वेंशन 1995 में। बेसिकली ये सारे किसके लिए, हैजार्डियस वेस्ट के लिए ही यहाँ पर लाए गए थे। इंसिडेंट एंड ट्रैफिकिंग डेटा बेस यहाँ पर लॉन्च किया गया है। बेसिकली एनर्जी एजेंसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। वही रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं शिप्स वगैरह में जो यूज किए गए थे उनके बारे में बात की गई है। इसका सेक्रेटरीट 1995 में बनाया गया था और ये न्यूक्लियर सिक्योरिटी प्लान के अंतर्गत काम करता है। ये बेसिक चीज है, बेसिक चीजें आप लोग पढ़ लें थोड़ा सा, है ना, बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पॉल्यूशन वाला सेक्शन भी हमने कंप्लीट कर लिया। थोड़ा सा बीच बीच में कुछ कुछ कीवर्ड्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, उनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। हार्डली जो आप अपने आसपास पॉल्यूशन देखते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिला है। तो यहाँ पर हमने इसका पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया। अगर आपने 2 पार्ट्स नहीं देखे तो उनको जाकर देख लीजिए। एनवायरमेंट
अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है और इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसको हल्के में नहीं लीजिए, इसको स्टैटिक के साथ साथ करंट को कनेक्ट करते चलिए और पढ़ते चलिए, अपनी तैयारी सुनिश्चित करते चलिए। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।